बोइंग की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट को अभी पूरी तरीके से इंडियन नेवी की कैरियर से ऑपरेट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है, लेकिन क्या ये सच में कभी भी इंडियन नेवी की फ्लीट में शामिल होने वाला है? तेजस की प्रोडक्शन लाइन अभी एक बार फिर से वक्त से काफी पीछे पड़ गया है और 8 के बदले अभी तक बस 2 ही FOC वेरिएंट के तेजस को मैन्युफैक्चर किया गया है। चाइनीज रायते की फैलने के बावजूद भी भारत की तरफ से अभी एरो इंडिया शो को शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है और साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक मिनी डिफेंस एक्सपो को 2021 की मार्च में करने का फैसला किया गया है। और अंत में यूएई की तरफ से पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजा बैन करने का असली कारण क्या है और ऐसा करने से अभी पाकिस्तान को हर दिन कितना नुकसान हो रहा है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को लेके है। वैसे अभी मुझे इस टेंडर का फ्यूचर फ्रेंड जोन वाले लड़कों का फ्यूचर जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें पहले तो 57 के बदले अभी हमारी रिक्वायरमेंट को कम करके 36 तक करने का फैसला किया गया है और ऊपर से इसमें फॉरेन एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर इसमें हमारी इंडिजिनस ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को सिलेक्ट किया जाएगा। इस बात को लेकर भी काफी कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बोइंग की तरफ से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर जेट का एक वीडियो रिलीज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि F-18 को अभी पूरी तरीके से स्की जंप कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जा चुका है। वैसे F-18 की बात करें तो ये एक नेवल फाइटर है और अभी भी F-18 को यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने के लिए कैटapult का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट्स को टेक ऑफ करने के लिए कोई खास मेहनत करना नहीं पड़ता है और वो एयरक्राफ्ट्स को एक इनिशियल मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से एयरक्राफ्ट फुल वेपन और फ्यूल के साथ भी इजीली कैरियर से टेक ऑफ कर जाता है। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके छोटे एवेक्स तक को भी इजीली लॉन्च किया जा सकता है, मतलब हम आपको भी इससे लॉन्च कर सकते हैं और आप भी आसानी से इस तरीके की एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर जाएंगे और कम से कम 100 से 150 मीटर के आसपास उड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको तैरना आना जरूरी है। पर अगर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो इसमें कैटapult का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसमें एयरक्राफ्ट को अपने दम पर ही टेक ऑफ करना पड़ता है। इस वजह से ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर से हर कोई एयरक्राफ्ट आसानी से टेक ऑफ नहीं कर सकता है और इसके लिए एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफी ज्यादा होना जरूरी है। अब इनिशियली F-18 को ऐसे कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन इंडियन नेवी की टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए बोइंग की तरफ से इसको दोबारा मॉडिफाई किया जा रहा है। वैसे F-18 तो एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट था, लेकिन अभी इसमें और भी बेहतर एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। भारत को ऑफर किए गए F-18 में अब पहले के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बेहतर कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम, बेहतर फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, बेहतर रेंज और अब इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो को भी थोड़ा बेहतर किया गया ताकि ये स्की जंप कैरियर से भी एक सिग्निफिकेंट वेपन लोड के साथ टेक ऑफ कर सके। अब अगर इंडियन नेवी की टेंडर की बात करें तो इसमें मेन कंपटीशन F-18 और रफाल के बीच होने वाली है और अगर इस टेंडर को आगे बढ़ाया जाता है तो इन दोनों में से किसी एक के सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बाद में इसमें ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को इंडक्ट करने का फैसला किया जाता है तो इन दोनों का पोपट बनने वाला है। अगला अपडेट तेजस को लेके और तेजस की प्रोडक्शन को लेके अभी कुछ इशू सामने आ रहे हैं। एक टॉप डिफेंस न्यूज साइट के मुताबिक HAL की तेजस प्रोडक्शन लाइन अभी दोबारा धीमा पड़ने लगा है। बीच में HAL की तेजस प्रोडक्शन लाइन काफी एक्टिव हो गया था, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से कुछ दिन के लिए HAL की प्रोडक्शन लाइन बंद हो गया था, लेकिन इसका असर अभी भी पड़ रहा है और अभी तक तेजस की FOC वेरिएंट के बस 2 ही तेजस को टेस्ट फ्लाइट किया गया है, जबकि 2021 की मार्च से पहले से 8 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना था, लेकिन अभी तक बस 2 ही तैयार हो पाए हैं। अब 3 महीने के अंदर ये कभी भी बाकी सारे एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को तेजस के कुछ कॉस्मेटिक पार्ट और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी उनको सप्लाई करने के लिए कहा गया था, जिसको इंडियन एयरफोर्स अपने बेस रिपेयर डिपो में ही तेजस में इंटीग्रेट कर सकता है, लेकिन इनकी डिलीवरी भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये पार्ट्स इंडियन एयरफोर्स की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऑर्डर किया गया था, क्योंकि स्क्वाड्रन लेवल में इनको बदला जा सकता है और हर छोटी मोटी चीजों के लिए हम एयरक्राफ्ट्स को HAL में ठीक कराने के लिए भेजेंगे तो इसमें काफी वक्त लगेगा। अभी 2 तेजस प्रोडक्शन लाइन में मौजूद है, जिनको HAL 2021 की मार्च से पहले डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है।
वैसे जो ओरिजिनल आर्टिकल था उसमें HAL को हर चीज़ के लिए ब्लेम किया गया था, लेकिन इसमें HAL को अकेले ब्लेम करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि तेजस की अलग अलग पार्ट्स को HAL की तरफ से MSME कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से आउटसोर्स किया जाता है। ऐसे में जब पैंडेमिक के दौरान सब कुछ बंद हो गया था तो HAL को भी इन पार्ट्स को सप्लाई करने वाले कंपनी बंद हो गए थे, जिस वजह से HAL चाहकर भी तेजस को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था और इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन 3 से 4 महीने के लिए बंद पड़ गए थे। भले ही कुछ दिन के बाद HAL की तरफ से अपनी आधी स्ट्रेंथ के साथ काम करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन जो मेन सप्लाई चेन था वो टूट गया था, जो कि तेजस की प्रोडक्शन का डिले होने का सबसे बड़ा मेजर कारण है। अगला अपडेट एरो इंडिया शो और हमारी एक छोटी डिफेंस एक्सपो को लेके। पेरिस एयर शो जो कि अगले साल की जून में होने वाला था, उसे अभी चाइनीज रायते की फैलने की वजह से कैंसिल करने का फैसला किया गया है। इस वजह से ये डाउट किया जा रहा था कि अभी भारत की एरो इंडिया शो को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बस अभी 1 महीने के बाद यानी कि 2021 की फरवरी में शुरू होने वाली है। इसी वजह से अभी एक हाई लेवल की मीटिंग को बुलाया गया था, जिसको लेकर थर्सडे से डिस्कशन किया जा रहा था और अभी फाइनली ये तय किया गया है कि इसे शेड्यूल के मुताबिक फरवरी के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कपिल मोहन ने बताया कि इसकी शेड्यूल में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन चाइनीज रायते के फैलने की वजह से और इसको ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन वहां पे डाला जाएगा, जैसे कि विजिटर्स को कम करने की कोशिश किया जाएगा, जिस वजह से वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी और कई इवेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन करने का फैसला किया गया। इसका जो लास्ट एडिशन था वो 2019 में हुआ था और इसमें 238 इंडियन और 165 के आसपास फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुल मिलाकर इस दौरान 4 लाख के आसपास बिजनेस और जनरल विजिटर घूमने के लिए आए थे। वहीं पर अगर हमारी मिनी डिफेंस एक्सपो की बात करें तो 2021 की मार्च के अंदर एक छोटा मोटा डिफेंस एक्सपो को आयोजित करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल दिया गया है और इसको अभी 19 मार्च से 21 मार्च तक करने का फैसला किया गया, जिसको करने के लिए अभी चेन्नई की सिटी बेस्ड स्वतंत्र फाउंडेशन को सिलेक्ट किया गया है, जो कि इसे होस्ट करने वाली है। इसको अभी मेनली हमारी MSME सेक्टर को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है और इसमें इस बार 400 के आसपास बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपनी और MSME कंपनी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला अपडेट UAE, इंडिया और पाकिस्तान को लेके। अब सभी को पता होगा UAE की तरफ से भी पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजा को बैन किया गया है। अब इसका सीधा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि भारत के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा देश है जहां से मैक्सिमम लोग UAE में काम करते हैं और हर महीने UAE से $1 बिलियन पाकिस्तान में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन कुछ महीने पहले ही UAE की तरफ से पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजा को बैन कर दिया गया था। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान की तरफ से सवाल किया जा रहा था कि किस वजह से पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजा को बैन किया गया था। इसको फर्दर आगे डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी UAE के गश्त पर गए हुए थे, जहां पर उनकी मुलाकात उनकी UAE काउंटर पार्ट के साथ हुआ था और इसी दौरान उनको UAE की तरफ से बताया गया है कि जो वीजा बैन किया गया था ये टेम्परेरी है और इसे अभी चाइनीज रायते की फैलने की वजह से लागू किया गया है। लेकिन अभी इसका सीधा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने लगा है, क्योंकि हर दिन UAE में काम करने वाले 800 से 1000 लोग हर दिन अपनी जॉब खोने लगे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब UAE की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये भी सवाल किया जा रहा है कि अगर ये स्टेप चाइनीज रायते की फैलने की वजह से लिया गया था तो किस बुनियाद के ऊपर भारत के लोगों को वीजा दिया जा रहा है, क्योंकि भारत में भी चाइनीज रायता काफी तेजी से फैल रहा है। वैसे ये सवाल अभी पाकिस्तान का सही है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझना चाहिए ये कि चाइनीज रायता तो एक बहाना है, जबकि असली रिएक्शन सऊदी, इजराइल और UAE के बीच नॉर्मल रिलेशन को लेके इमरान खान की तरफ से दिए गए टेढ़ी मेढ़ी स्टेटमेंट की वजह से हुआ है। अगला अपडेट भारत की कोस्टल रडार चेन को लेके। अब सी लेवल में थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए और मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से एक रडार चेन को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया गया था, जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, श्रीलंका और सेशेल्स तक फैलने वाला था। अब पहले फेज के अंदर इन तीनों देशों में भारत की कोस्टल रडार चेन को एस्टेब्लिश किया जा चुका है और अभी सेकंड फेज में म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश में भी ऐसे रडार्स को सेटअप करने का प्लान किया गया है। मालदीव में अभी पहले 2 रडार स्टेशन बनाए जा चुका है, जिनको पिछले साल ऑपरेशनल किया जा चुका है और अभी एक और रडार स्टेशन को बनाया जा रहा है। अब इन सारे रडार स्टेशन को ऑपरेशनल करने के बाद भारत के पास एक बहुत ही बड़ी रडार चेन मौजूद होने वाला है, जो कि कोस्टल सिक्योरिटी के अलावा हमें डीप सी ट्रैफिक को भी मॉनिटर करने में मदद करने वाला है। इन सभी को भी इंडियन नेवी की IMAC यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है, जिसे 26 नवंबर में भारत के ऊपर किए गए हमले के बाद फॉर्म किया गया था। अब नॉर्मली इंडियन ओशन रीजन से होते हुए जाने वाली सभी शिप्स की गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए भारत की तरफ से
36 देशों का कंसोर्टियम को फॉर्म करने का प्लान किया गया, जिसमें अभी 22 अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट और एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट को साइन किया गया है। अब कोस्टल रडार चेन की बात करें तो फेज 1 के दौरान भारत की कोस्ट लाइन में लगभग 46 रडार को सेटअप किया गया था और अभी फेज 2 के अंदर 38 स्टैटिक रडार और 4 मोबाइल रडार स्टेशन को सेटअप करने का प्लान किया गया है और इसके लिए अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक टेंडर को भी फ्लोट किया गया, जो कि काफी एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पंजाब पुलिस की तरफ से आज 11 हैंड ग्रेनेड्स को सीज किया गया था और संदेह किया जा रहा है कि इन ग्रेनेड्स को पाकिस्तानी ड्रोन्स की तरफ से लाके बॉर्डर के आर पार ड्रॉप किया गया था और ये सभी के सभी लाइव ग्रेनेड हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके पिन को खींचा नहीं गया था और इसे बॉर्डर के पार आके ड्रॉप करने का मतलब ये है कि इस पार मौजूद कोई आतंकवादी तक इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको बाद में वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सैटरडे नाइट को गुरदासपुर के पास पाकिस्तानी ड्रोन को स्पॉट किया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस और बीएसएफ दोनों ही तरफ से इसके ऊपर फायरिंग किया गया था। ये ड्रोन सैटरडे को लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। अब सुबह के टाइम जब छानबीन करना शुरू किया गया तो एक बक्से के अंदर 11 लाइव ग्रेनेड को देखा गया था, जो कि ARC-84 हैंड ग्रेनेड थे। अब ये ग्रेनेड पाकिस्तान या चाइनीज मेड ग्रेनेड्स नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रियन मेड HG-84 सीरीज के ग्रेनेड थे। हालांकि कन्वेंशनल ग्रेनेड है, लेकिन ये अपने ब्लास्ट रेडियस के अंदर काफी खतरनाक डैमेज दे सकते हैं और इसके फटने के 30 मीटर के अंदर डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब इस बार का जो ड्रोन था ये रिकवर नहीं हुआ है और संदेह किया जा रहा है कि जब फायरिंग करना शुरू किया गया था तो ये ड्रोन अपने पेलोड गिरा के वापस पाकिस्तान चला गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।